स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट के लिए एक और मॉडल पेपर आपके सामने उपस्थित हो चुका है। तो सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पूरा क्लास जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की यह क्लास सीडीपी मॉडल पेपर पर आधारित होगी, जो कि यह हमारा दूसरा मॉडल पेपर होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए एकदम इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। पूरे सिलेबस का निचोड़ प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर। कुछ कठिन प्रश्न, कुछ सरल प्रश्न, कुछ मीडियम के प्रश्न, मतलब कि हर तरीके से आपको तैयार किया जाएगा। और यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को समस्या हल करने के लिए पहले संकेत देता है, फिर धीरे धीरे सहायता कम कर देता है। यह किस अवधारणा का उदाहरण है? हमने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया, तो आप जल्दी से उत्तर बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि सुदृढ़ीकरण, बी ऑप्शन स्कैफोल्डिंग, सी ऑप्शन अनुकरण और डी ऑप्शन अभ्यास। कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा? चलिए, प्रश्न का उत्तर तो वैसे आपको पता है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर प्रश्न टफ कर दिया गया, हो सकता है आप लोग ना समझ पाए हों। प्रश्न को दोबारा से ज़रूर पढ़िए। देखिए, यहाँ पर अभ्यास की कोई बात नहीं की गई, इसलिए काटिए। और ना ही यहाँ पर अनुकरण की बात की जा रही है और ना ही यहाँ पर सुदृढ़ीकरण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो किया जा रहा है, वो किया क्या जा रहा है, किस बात को? स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ होता है अस्थाई सहारा देना, मतलब कि कुछ समय तक सहारा देना, उसके बाद धीरे धीरे हट जाना। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पाड़ या ढांचा भी इसे कहते हैं, यह जानते रहिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। तो कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा केवल पुरस्कार मिलने पर ही सीखने में रुचि दिखाता है तो उसकी अभिप्रेरणा है। आपकी क्लास का एक बालक है, वह जब पुरस्कार पाता है तब ही वह सीखता है। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या अभिप्रेरणा है? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है कि आंतरिक, बी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक, सी ऑप्शन कह रहा है कि संज्ञानात्मक और डी ऑप्शन बाय। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम सरल प्रश्न भी हो सकता है अगर आपने प्रश्न को पढ़ के समझ लिया है। तो चलिए बताइए, प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, जो पुरस्कार होता है क्या वो आंतरिक प्रेरणा होता है? बिल्कुल नहीं होता। काटिए, सामाजिक प्रेरणा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, संज्ञानात्मक के नहीं, बल्कि पुरस्कार जो होता है वह बाह्य माना जाता है अभिप्रेरणा। ठीक है, बाह्य मोटिवेशन के तौर पर पुरस्कार को देखा जाता है, क्योंकि पुरस्कार तो दिया जाता है, सामने दिखाई दे रहा तो वो बाहरी है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी ऑप्शन सही कर लीजिए। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पियाजे से देखते हैं। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार स्वकेंद्रिता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? स्वकेंद्रिता, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें उन्होंने 4 चरणों का उल्लेख किया था, ये चारों चरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला चरण था उनका संवेदी प्रेरक, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। चलिए, प्रश्न संख्या तीसरे का उत्तर बताइए कि स्वकेंद्रिता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता होने वाली है? चलिए जल्दी बताइए। संवेदी प्रेरक, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर संवेदी प्रेरक जितने भी लोग उत्तर मार रहे हैं, क्या सही हो सकता है? संवेदी प्रेरक की अवस्था की बात की जाए तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात की जाए कितनी होती है, तो 2 से 7 वर्ष होती है। और मूर्त संक्रियात्मक की बात की जाए तो 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक की बात किया जाता है तो ये 11 वर्ष के ऊपर की उम्र को कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए स्वकेंद्रिता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता हो सकती है? हमने आपको उम्र बता दिया, अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल स्वकेंद्रिता यानी कि खुद के बारे में सोचता है जहां पर बालक, वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल, बी ऑप्शन 2 से 7 वर्ष वाला जो उम्र है, यही हमारा सही हो जाएगा।
अगर अभी तक आपने वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग और एनईपी 2020 के बारे में नहीं पढ़ा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इन चारों पॉइंट को अलग से नोट किया गया है। तो यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, तुरंत पहुँचिए। वहाँ पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर देखेंगे, ऊपर ही सारी क्लासेज मिल जाएंगी। तो जरूर देख लीजिए, एक बार विजिट करिए हमारे चैनल पर। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा की भूमिका मानी जाती है। कैसी मानी जाएगी? द्वितीयक मानी जाएगी, गौण मानी जाएगी, केंद्रीय या अनावश्यक? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, यहाँ पर भाषा की भूमिका की बात किया जा रहा है, तो याद करिएगा, भाषा की भूमिका जो वाइगोत्स्की के अनुसार माना जाएगा वो माना जाएगा केंद्रीय, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन गौण को दिया उनका उत्तर यहाँ पर नहीं होगा। और डी ऑप्शन तो कह रहा है कि अनावश्यक, तो यहाँ अनावश्यक यहाँ पर नहीं होगा ये भी, और द्वितीयक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर केंद्रीय हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अधिगम का वह प्रकार जिसमें अचानक समस्या का समाधान दिखाई देता है कहलाता है। अधिगम का वह प्रकार जिसमें अचानक समस्या का समाधान दिखाई देता है क्या कहलाएगा? परीक्षण त्रुटि अधिगम कहलाएगा, निरीक्षण अधिगम कहलाएगा, अंतर्दृष्टि अधिगम कहलाएगा, यांत्रिक अधिगम कहलाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए, यहाँ पर क्या पूछा गया, समझ गए ना? तो बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने अंतर्दृष्टि अधिगम मारा उन्हीं का उत्तर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर यांत्रिक अधिगम, बार बार अधिगम करने की बात नहीं हो रहा है, न ही परीक्षण त्रुटि अधिगम की बात हो रहा है। यहाँ पर उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सतत मूल्यांकन का आशय है। क्या आशय है? वर्ष के अंत में परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, या सीखने की प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन, या केवल लिखित परीक्षा? चलिए, सतत मूल्यांकन का आशय क्या हो सकता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो हमेशा होता रहे और सीखने के दौरान होता रहे। जब बालक सीख रहा है उसी के दौरान मूल्यांकन भी होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन क्या करे कि वर्ष के अंत में परीक्षा, तो बिल्कुल नहीं, यह वार्षिक मूल्यांकन हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मौखिक परीक्षा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इसके द्वारा सतत मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षा। तो केवल लिखित परीक्षा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो उत्तर होगा वह क्या होगा? सीखने की प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए? बिल्कुल। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुकूल है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुकूल कौन सा कथन होने वाला है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चे समान रूप से बुद्धिमान होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि केवल आईक्यू से मापी जाती है। और सी ऑप्शन कहता है कि बुद्धि के अनेक स्वतंत्र प्रकार होते हैं। और डी ऑप्शन बुद्धि जन्म से निश्चित होती है। चलिए, बता दीजिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुकूल कौन सा ऑप्शन होने वाला है, बताइए। कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए। देखिए, समय जो भी लीजिए 5 सेकंड से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आप समय एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हम प्रश्न को आराम आराम से पढ़ रहे हैं, फिर ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, आप उतने में ही समझते हुए चलिए और फटाक से उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक, चलिए, ये ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर बहुबुद्धि से मतलब जानते हैं कि बहुत सारी बुद्धियों की बात किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जहाँ पर समावेशी कक्षा होती है वहाँ पर यूज होती है। अब उत्तर बताइए, चलिए, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है यह उत्तर। चलिए, बिल्कुल सही, बताइए। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चे समान रूप से बुद्धिमान होते हैं। क्या सभी बच्चे क्लास के समान रूप से बुद्धिमान होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। कई बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं और कई बच्चे एकदम उच्चतम बुद्धि के होते हैं। ठीक है, सामान्य बुद्धि के उसमें होते हैं, तीव्र बुद्धि के उसमें होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर समान बुद्धि के बच्चे वाले ऑप्शन को गलत कर देंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि केवल आईक्यू से मापी जाती है। यह भी हम एक प्रकार से गलत कर सकते हैं भाई साहब। क्या बुद्धि आईक्यू के द्वारा ही मापी जाएगी? बालक के
अनेक पक्षों का मूल्यांकन भी करके हम यह जान सकते हैं कि बालक किस बुद्धि का है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत करना पड़ेगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है अगर और कोई ऑप्शन ना हो तब, लेकिन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो दिया है कि बुद्धि के अनेक स्वतंत्र प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल सही यही हमारा उत्तर होगा। अगर ये वाला उत्तर ना होता तो हमारा बी ऑप्शन सही होता। ठीक है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर बी ना होकर के सी उत्तर हो जाएगा। और डी ऑप्शन बुद्धि जन्म से निश्चित होती है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि विशेष बच्चों को अलग पढ़ाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की तुलना करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, और डी ऑप्शन केवल औसत बच्चों पर ध्यान देना। चलिए, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा ये आपको बताना है। समावेशी शिक्षा में एक बात को ध्यान रखिएगा कि सभी बालक को आपको जो है विशिष्ट मानना पड़ेगा। वहाँ पर कोई भी भेदभाव आप नहीं करेंगे टीचर के तौर पर, इतना जानते रहिएगा। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन खोजना है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि विशेष बच्चों को अलग से पढ़ाना। अभी मैंने जस्ट बताया कि किसी भी बालक में भेदभाव आप नहीं करेंगे, तो जो विशेष बच्चे हैं क्या आप उसे अलग से पढ़ाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की तुलना करना, बिल्कुल नहीं, आपस में बच्चों की तुलना आप कभी नहीं करेंगे, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, और डी ऑप्शन केवल औसत बच्चों पर ध्यान देना। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के बालकों पर ध्यान देने की बात किया जा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत होगा। उत्तर जो होगा सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक, समावेशी शिक्षा इसी पर फोकस करती है, ये जानते रहिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम होता है। व्यवहारवाद के अनुसार पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि चिंतन से, बी ऑप्शन अनुभव से, सी ऑप्शन उत्तेजना प्रतिक्रिया से, और डी ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया से। तो व्यवहारवाद का सबसे अच्छा पूछा जाए कि जनक कौन है, तो ये व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन महोदय होते हैं व्यवहारवाद के जनक, वाटसन। ठीक, ये जानते रहिएगा और प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, यहाँ पर व्यवहारवाद से संबंधित पूछा गया है, ना कि वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया से बताया था। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये शब्द मिल जाए, वहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया अगर हो तो समझ जाइएगा कि वाइगोत्स्की की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जितने भी लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका गलत होगा। अब आपको बताना है कौन सा उत्तर होगा सही, बताइए ए बी सी में से कौन सा उत्तर सही होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात करें व्यवहारवाद के अनुसार जो है अधिगम, वो होता है कैसा? उत्तेजना प्रतिक्रिया से, उत्तेजना प्रतिक्रिया से, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्च स्तर है, कौन सा स्तर है? ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड आज्ञाकारिता, बी ऑप्शन सामाजिक स्वीकृति, सी ऑप्शन कानून व्यवस्था, और डी ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही होगा। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग के बारे में डिटेल से पढ़ना तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर क्लासेस मिल जाएंगी। चाहे कोहलबर्ग पढ़ना हो पढ़ लीजिए, जीन पियाजे को पढ़ लीजिए, वाइगोस्की को पढ़िए, एनईपी 2020 को पढ़िए, एनसीएफ पढ़िए, आरटी एक्ट पढ़िए, जो भी पढ़ना है वहां पर सब क्लासेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक, चलिए आइए प्रश्न पर। पूछा क्या गया था? नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर की बात किया जा रहा है, तो सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक की भूमिका समावेशी कक्षा में होती है, कैसी होगी? नियंत्रक की? बिल्कुल नहीं। निर्णायक की? बिल्कुल नहीं। सुविधादाता की हो सकता है, दंड अधिकारी? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सुविधादाता की होगी। शिक्षक की भूमिका की जहां पर भी बात की जाती है, हमने आपको 3-4 शब्द बता दिए हैं, तो नोट करिए एक बार फिर से। पहला तो यहाँ पर दिख गया कि सुविधादाता, दूसरा हो गया परामर्शदाता, तीसरा हो गया मार्गदर्शक का, और चौथा क्या होगा बताइए? बताइए, परामर्शदाता, सुविधादाता और
ठीक, ये 3 शब्द याद करिए, फिर बता देंगे और 2 एक शब्द हैं, इस समय याद नहीं आ रहा है। चलिए, सुविधादाता, परामर्शदाता, मार्गदर्शक और बताइए 3 शब्द याद करिएगा, ठीक है? परामर्शदाता, ठीक है? नोट करिए परामर्श, ठीक है? परामर्श हो जाएगा और सुविधादाता यहाँ पर है और मार्गदर्शक, ठीक? मार्गदर्शक, ये 3 शब्द ज़रूर याद करिएगा, जहाँ पर भी शिक्षक की मुख्य भूमिका की बात किया जा रहा है, ये 3 शब्द ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर आपको, ठीक है? इतना जानते रहिए। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन संबंधित है। क्या पियाजे से होगा, वाइगोत्स्की से, थॉर्नडाइक से, स्किनर से? बताइए। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना लॉजिक लगा लेना है कि सामाजिक प्रक्रिया की बात निम्न में से कौन किए थे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि हाँ, कौन किए थे। बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया की बात करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, वो थे वाइगोत्स्की, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस अवस्था में बच्चा काल्पनिक मित्रों की संकल्पना या कल्पना करता है? बताइए। ए ऑप्शन करा कि संवेदी प्रेरक, बी ऑप्शन करा कि पूर्व संक्रियात्मक, सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक और डी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक। और यह प्रश्न पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से लिया गया है। बता दीजिए उत्तर। चलिए, किस अवस्था में बच्चा काल्पनिक मित्रों की कल्पना करता है? हमने आपको इन चारों अवस्थाओं की उम्र अभी जस्ट ऊपर बताया था, अब तो आपको पता ही होगा। तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की उत्तर की, तो इसका जो उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, बी ऑप्शन। नोट करिए इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन। और आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है इसका उत्तर में कि इसकी उम्र कौन सी है? बताइए कितने से कितने उम्र तक की अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपको उत्तर पता चल गया होगा। बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आत्मसम्मान का विकास मुख्यतः निर्भर करता है, किस पर करेगा? आयु पर? बिल्कुल नहीं करेगा। सामाजिक प्रक्रिया पर कर सकता है। और क्या कह रहा है कि बुद्धि पर? बिल्कुल नहीं करेगा। और सी ऑप्शन तो कट गया, डी ऑप्शन शारीरिक विकास पर? बिल्कुल नहीं। जबकि हमारा उत्तर क्या होगा? सामाजिक प्रक्रिया पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, आत्मसम्मान का विकास मुख्यतः निर्भर करेगा, वो होगा सामाजिक प्रक्रिया पर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको भी इस प्रकार से तैयारी करनी है तो जुड़िए हमारे साथ। प्रश्न पढ़ते हुए चलेंगे, ऑप्शन को गलत काटते हुए निकल कर लास्ट में सही वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। बस 2-3 क्लासेज आप देखिए और नेगेटिव शब्दों को ध्यान से समझिए, कौन से नेगेटिव हो सकते हैं शब्द, उनको अपने मन से समझ लीजिए या हम जो बता रहे हैं उसी प्रकार से समझिए। अगर एक बार आपने नेगेटिव शब्दों को छाँटना समझ गए मतलब, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, हमारा स्कोर अच्छा हो रहा है। ठीक? चलिए, और पेडागोजी में कुछ है नहीं, बस आपके समझने का फेर है। चलिए आगे आइए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अधिगम में त्रुटियां किस दृष्टिकोण में उपयोगी मानी जाती हैं? व्यवहारवादी, रचनावादी, यांत्रिक, अनुशासनात्मक? तो यहाँ पर अनुशासनात्मक नहीं होगा और यांत्रिक नहीं होगा। यांत्रिक का अर्थ होता है बार बार। चलिए, अधिगम में त्रुटियां जो है किस दृष्टिकोण में उपयोगी माने जाएंगे? व्यवहारवादी में या रचनावादी में? प्रश्न संख्या 16 है, उत्तर आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइएगा। 2 ऑप्शन, अरे भाई साहब व्यवहारवादी नहीं, व्यवहारवादी जितने भी लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका गलत होगा, बल्कि यहाँ पर बी ऑप्शन रचनावादी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक? चलिए, कहा जा रहा है कि शिक्षक यदि बच्चों के उत्तरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो वह बढ़ाता है, किसे बढ़ाएगा? ए ऑप्शन कर रहा है कि दंड को, बी ऑप्शन भ्रम को, सी ऑप्शन प्रतिपुष्टि को और डी ऑप्शन तनाव को। चलिए, शिक्षक यदि बच्चों के उत्तरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो वह क्या बढ़ाएगा? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर। चलिए फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल, परीक्षा की घड़ी तो नज़दीक आ गई है। आप लोग थोड़ा-सा और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए भाई साहब। जो भी लोग अभी सो रहे हैं, सोइए मत, जग जाइए, क्योंकि परीक्षा की घड़ी एकदम नज़दीक आ रही है। ठीक? चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो यहाँ पर प्रतिपुष्टि बढ़ा जाएगा। ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल, सी ऑप्शन।
शिक्षक यदि बच्चों के उत्तरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो मतलब कि प्रतिपुष्टि बढ़ा जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि एडीएचडी से ग्रसित बच्चे की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान में कमी, अति सक्रियता, उच्च एकाग्रता और आवेगशीलता। चलिए कौन सी विशेषता नहीं होगी? तो नहीं की बात किया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या टिक करना है? उच्च एकाग्रता ये नहीं होगी, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने का सबसे अस्थायी रूप माना जाता है, किसे माना जाएगा? रटने से, सुनने से, करके सीखना से, दंड से। चलिए बताइए, सीखने का सबसे अस्थायी रूप माना जाता है, किसे माना जाएगा? ये आपको बता देना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, सीखने का सबसे अस्थायी रूप रटने को नहीं माना जाएगा, सुनने को नहीं माना जाएगा, दंड को नहीं माना जाएगा, बल्कि करके सीखने को माना जाएगा। समझ गए? तो आगे बढ़िए। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निर्देश देना, नियंत्रण करना, मार्गदर्शन करना या परीक्षा लेना। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न के लिए हम आपको 15 सेकंड का टाइम देंगे, उत्तर जरूर बताइएगा। सब लोग एक तरफ से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, क्योंकि अभी मैंने जस्ट ऊपर उत्तर बता दिया है। चलिए बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? सब लोग, अरे भाई साहब कमेंट करिए, सब लोग करिए। देखिए ए ऑप्शन क्या करा है? निर्देश देना। बिल्कुल नहीं, शिक्षक का यह कार्य नहीं होगा कि क्लास में सिर्फ निर्देश ही देता रहे। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण की बात हो रही है, वहां पर टीचर को निर्देश नहीं देना। बताइए अब, चलिए जल्दी बताइएगा। ए ऑप्शन हमने पहले ही काट दिया। चलिए बी ऑप्शन नियंत्रण करना। बिल्कुल नहीं, क्लास को आप नियंत्रण में नहीं करेंगे, ये जानते रहिएगा, इसलिए बी ऑप्शन को काट दीजिए। परीक्षा लेने की बात आप नहीं करेंगे, बल्कि जो टीचर का मुख्य कार्य होता है वह मार्गदर्शन करना, सुविधादाता, परामर्शदाता, यही सब कार्य होते हैं। ठीक, तो यहां पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए लक्ष्य तक को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सारी क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्या कमेंट हो रहा है भैया? चलिए ठीक है, वो टाइपिंग एरर होगा। ठीक ठीक, टाइपिंग एरर था। चलिए फिलहाल सभी ऑप्शन सही हैं, नोट कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तैयार रहिएगा, कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।